नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं यूपी विधानसभा, जहां पर मुख्यमंत्री और बलिया का रास्ता भी अपनाते हैं कि यहाँ से आगरा, आगरा से फिर जयपुर, जयपुर से घूम करके आएंगे दिल्ली, दिल्ली से फिर वो वाराणसी, वाराणसी से फिर हैं फिर बिहार, पटना, पटना होकर के फिर आते हैं। उनका सीधा रास्ता नहीं, सीधा रास्ता यहाँ से वे गोरखपुर होते हुए जा सकते थे, यहाँ से मऊ होते हुए भी जा सकते हैं, लेकिन नहीं जाएंगे। पता नहीं बीच में अयोध्या जाने में डर लगता होगा। लेकिन सीधे नहीं जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब सीधे चलेंगे नहीं तो सीधे बोलने में भी थोड़ा संकोच करते हैं। और उस प्रकार की चीज मैं देख करके बहुत चीजों को, मैं कल यहां पे जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, बहुत सारी चीजें उन्होंने सही बोली। जैसे अस्वस्थ हुए, भाई हमारा दायित्व तो बनता था, भाई एक तो बुजुर्ग हैं, दूसरा नेता प्रतिपक्ष हैं, वो हमारी विरासत का पार्ट है, तो इसलिए उनको हमें सम्मान देना था। तो हम लोगों को चिंता हुई। मैंने स्वयं भी फोन किया था, मैंने खन्ना जी से भी कहा, खन्ना जी ने कहा कि नहीं मैंने बातचीत कर ली है। मैंने कहा भी देखो हालचाल लेते रहिए, और जो भी माननीय सदस्य या कोई भी व्यक्ति बीमार होता है, बीमारी है, कोई जबरदस्ती बीमारी को पकड़ के लेके आया नहीं, लेकिन हम हालचाल जरूर लेते रहें, पूछें, कहीं कोई ऐसी बात न होने पाए। क्योंकि बहुत बार होता है कि वीवीआईपी होना भी अपने आप में एक हो जाता है, लोग ट्रीटमेंट करने में संकोच करते हैं, डरते हैं। तो हमने कहा बराबर एक संवाद होना चाहिए, एक तय करो कि भाई क्या उन्होंने उसके लिए ट्रीटमेंट का भी प्रोटोकॉल अपनाया है, सब चीज़ों को देख करके। और उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे व्यक्त भी किया कि हाँ उनका उपचार हुआ। उसके बाद, क्योंकि हमारे लिए चिंता का विषय था, सामान्यतः कोविड का पेशेंट 12 दिन 14 दिन के अंदर वापस आ जा रहा था, और उनको उम्र के नाते 42 दिन लगे। और इसलिए जब बोलते हैं तो मैंने उनसे पहले दिन ही कहा था दलीय नेताओं की बैठक में, मैंने कहा अगर आप कम बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन वो उसको गलत अर्थों में न ले लें। लेकिन मैंने फिर भी उनके ऊपर सौंपा था कि नहीं, जो आपकी मर्जी, जिस तरीके से आप करना चाहेंगे। क्योंकि हम बोलते हैं तो उससे ऊर्जा तो निकलती ही है, व्यक्ति की ऊर्जा एग्जॉस्ट होती है। और फिर नेता प्रतिपक्ष जब बोलते हैं तो अपनी बलियाटिक भाषा में जब बोलते हैं तो अपनी एक निराली भाषा होती है। तो वह एक अजीब सा वो था, लेकिन जो तथ्य उन्होंने रखे हैं महोदय, उसी पर हम लोग आने का प्रयास करेंगे। और खासतौर पर कोरोना के बारे में इस सदन का हर माननीय सदस्य इसके बारे में चिंतित रहा है, कोविड प्रबंधन में सहभागी रहा है, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से उसने इसमें सहयोग किया। और मैं सबसे पहले इस पूरे सदन का इस बात के लिए आभार व्यक्त करूंगा कि जब हमारे पास पैसे की कमी पड़ी तो हर एक सदस्य ने स्वेच्छा से सहभागी बनकर के उसमें योगदान दिया, अपने पास से, अपनी निधि से। और जब सरकार ने कहा कि हर एक माननीय सदस्य अपने वेतन से भी कटौती करेगा, मंत्रीगण अपने वेतन से कटौती करेंगे और अपनी निधि से भी कटौती करेंगे या निधि को सरेंडर करेंगे, किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने नहीं किया। सब ने कहा कि प्रदेश को बचाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। एक भाव है हमारा, हम अपने लिए नहीं जिएंगे, इस प्रदेश की 24 करोड़ जनता को बचाने के लिए हमें कार्य करना है। और कोविड प्रबंधन का कार्य वहां से प्रारंभ हुआ हमारा। आपने देखा होगा किसी चीज की कमी नहीं होने दी हम लोगों ने, किसी चीज की। आप देखेंगे पहला जब पेशेंट आया था उत्तर प्रदेश में मार्च प्रथम सप्ताह में, आगरा और गौतम बुद्ध नगर में, टेस्टिंग की क्षमता हमारे पास उस समय केवल 0 थी। हमने 70 जन दिल्ली मरीज को भेजा था। हमने फिर यहां पे टेस्टिंग की क्षमता बढ़ानी प्रारंभ की। पहली लैब हमारी केजीएमयू में प्रारंभ हुई 60 टेस्ट से, और 60 से हम बढ़ा करके उसको कहां तक लेके गए, 2 लाख प्रतिदिन करके लेके गए।
3 करोड़ से ज्यादा टेस्ट अब तक हम लोग कर चुके हैं। कोविड-19 के 3 करोड़ से अधिक टेस्ट अब तक संपन्न हो चुके हैं और ये देश के अंदर सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है। आज भी सबसे अधिक टेस्ट हम कर रहे हैं। 1.25 लाख से 1.5 लाख टेस्ट आज भी हमारी निरंतर चल रहे हैं। फोकस टेस्टिंग लगातार चल रहे हैं। एक प्रक्रिया कैसे कार्य होना है, अगर हमारे पास पैसा नहीं होता। मुझे याद है जब कोविड प्रारंभ हुआ था तो सबसे पहले जनता कर्फ्यू के दिन मेरे पास आदरणीय राष्ट्रपति जी का भी और उपराष्ट्रपति जी का भी फोन आया, कहा योगी जी कोविड आ चुका है, अब तो बहुत कठिन हो गया है। हम चिंतित हैं यूपी से, यूपी कैसे बचेगा, इतनी घनी आबादी का प्रदेश। मैंने कहा नहीं आप चिंता मत करिए, हम लोग मिलकर के यहां पे अच्छा कार्य करेंगे। हम लोगों ने उस दौरान ही पहले ही अपनी मंत्रिपरिषद की एक कमेटी बना दी, मंत्रियों का एक समूह बना दिया, अलग अलग समूह को अलग अलग काम सौंपे गए, वे वहां से अपने सुझाव देते थे। फिर टीम 11 का गठन हम लोगों ने किया, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की और पुलिस अधिकारियों की एक टीम। प्रतिदिन नियमित रूप से हम इसकी बैठक करते थे और नियमित रूप से बैठक करते हुए ये बैठक का सिलसिला आज भी हमारा निरंतर चल रहा है। आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में अब हम लोग इस समय केवल एक्टिव केस केवल 2000 तक बचे हैं। हॉस्पिटल में संख्या ये 500 से भी कम है, मेडिकल कॉलेजेस में उससे भी कम संख्या है। रिकवरी रेट देश के अंदर सबसे अच्छी है। मौत के आंकड़े, मौत एक भी बुरी होती है, लेकिन अगर मौत के आंकड़े आप देखेंगे तो मैंने पिछली बार दिल्ली का उदाहरण आपके सामने दिया था। अमेरिका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में दुनिया के अंदर सबसे अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के पास है, यूरोप के पास है। अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो उसकी तुलना में उत्तर प्रदेश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं नहीं ठहरता। लेकिन उस सब के बावजूद हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके मार्गदर्शन में कोविड-19 की इस लड़ाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। हमने भारत सरकार से जो मांग की, भारत सरकार हमें देती रही, एक एक उसमें सहयोग करती रही और अलग अलग विभाग, अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग मंत्री अपने स्तर पर उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते थे। प्रशासनिक अधिकारी अपने तरीके से कार्य करते थे। सबकी समीक्षा, ये सच था कि मैं स्वयं करता था, लेकिन हर एक पूरी जवाबदेही के साथ काम करता था। कोविड-19 के दौरान भी हमारी बैठकों का सिलसिला नहीं समाप्त हुआ, विजिट का वो सिलसिला समाप्त नहीं हुआ। हम निरंतर कार्य करते रहे, निरंतर चलते रहे और उसका परिणाम था कि WHO, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था, विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी उत्तर प्रदेश के कोरोना प्रबंधन की सराहना करनी पड़ी है। ये कोरोना प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश की सराहना उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों का सम्मान है, उनके दिए गए योगदान का सम्मान है। उन सभी दानदाताओं का जिन्होंने कोविड प्रबंधन में अपना योगदान किया, सदन के मान्य सदस्यों ने किया, तमाम व्यापारिक संगठनों ने, औद्योगिक संगठनों ने भी किया, सामान्य नागरिकों ने भी किया। कोविड के दौरान एक लखनऊ की एक ऐसी वृद्ध महिला मेरे पास आई थी, उन्होंने कहा कि मैं कोविड को दान देने के लिए आना चाहती हूं। उम्र ज्यादा थी, हाई रिस्क कैटेगरी में होने के नाते मैंने उनको 2-3 बार मना किया। मैंने कहा नहीं आप मत आइए और जब आप स्वस्थ हो जाएंगे तब आप दान दे देना। कहा नहीं मुझे तो देना है। मैंने एक दिन एक स्पेशल व्यवस्था उनके लिए की, वो आई मिलने के लिए। अब आश्चर्य करेंगे, उन्होंने कहा कि मेरे पास एक मकान है और मेरे जीवन भर की ये पूंजी है, पूरी जीवन भर की पूंजी को और मकान को, उसने कहा साहब मैं ये कोरोना के लिए उपचार के लिए दान देना चाहती हूं। तो मैंने कहा माता जी आप पैसा तो दे दीजिए लेकिन मकान अपने पास रखिए, मकान लेके सरकार क्या करेगी। उसने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं आप उस मकान पे आप ही रहिए, मकान आप ही के नाम पे रहेगा। पूरी पूंजी उन्होंने अपने इस प्रबंधन के लिए दी। ऐसे अनगिनत लोग थे जिन्होंने हमें दिया, जिसका परिणाम था हमने 0 से लेके 2 लाख तक टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाया। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हमारे पास आईसीयू बेड नहीं थे, वेंटिलेटर्स नहीं थे, एम्बुलेंसेस नहीं थी, पर्याप्त मात्रा में नहीं थी। 36 जिले ऐसे थे जहां पे कोई वेंटिलेटर नहीं था। हमारे पास
कोविड के उपचार के लिए आइसोलेशन बेड्स की कमी थी, हम उसको बढ़ाते बढ़ाते 1.5 लाख तक लेके गए। 1.5 लाख बेड कोविड हॉस्पिटल में। हर जिले में वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराए गए, HFNC उपलब्ध कराई गई। यहां पे हम चर्चा कर रहे थे कि पीपीई किट का घोटाला हुआ, पल्स ऑक्सीमीटर और यानी उसको लेकर के भी उंगली उठाने का प्रयास हुआ। महोदय, मुझे लगता है कि ठीक है, आरोप आप लगा सकते हैं, लेकिन एक पाप होगा जब हम एक महामारी से जूझ रहे हैं और तब कोई व्यक्ति बोले पीपीई किट की अधिकतर सप्लाई ये भारत सरकार की संस्था ने किया, HLL ने, और यहां पे हम उनकी गुणवत्ता की जांच करवाते थे। इसमें इसकी गुणवत्ता की जांच होती थी, गुणवत्ता की जांच करने के बाद तब हम उसको हॉस्पिटल में उपलब्ध करवाते थे। और इसमें भी हम लोगों ने तमाम संस्थाओं को जोड़ा था कि ऐसा ना हो कि हमारा जो डॉक्टर है या जो हमारा हेल्थ वर्कर है, अगर हम घटिया पीपीई किट देंगे तो वह एक कोरोना कैरियर का काम कर लेगा। और इसके लिए हम लोगों ने इसको बहुत सख्ती के साथ रोका कि नहीं, हम हर एक स्तर पर इसकी जांच करेंगे, और जांच करवाने के बाद ही फिर हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया। इसमें अलग अलग संस्थाओं से हम लोगों ने इसकी जांच कराई। खासतौर पर यहां पर जो हमारी जांच करने वाली संस्थाएं थी, इसमें हमने SGPGI को भी, IIT कानपुर को भी इसके साथ जोड़ा था, KGMU के विशेषज्ञों को भी इसके साथ जोड़ा था, और इसके साथ ही हम लोगों ने जो भी यहां पर प्रदेश के अंदर इसके बारे में तो यूपी विधानसभा से आप ये सीधा प्रसारण देख रहे थे, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना काल में लिए गए फैसलों को लेकर